ठीक है। हमने अपना पूरा कंपोनेंट एक बिल्कुल स्टार्ट से बनाया है, स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, तो इसको व्यू करते हैं। हेलो। ठीक है। अच्छा, अब आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है कि यूज़ मेमो हुक कि हमें क्या नीड पड़ती है जब भी किसी भी चीज़ को पढ़ लें हो ना, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना ही होता है सेकंड स्टेप आपका। जिस चीज़ को पढ़ लें उस पर फोकस करना सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये कि आप वाई को समझें कि ऐसी मुझे क्या नीड पड़ रही है कि मुझे ये चीज़ पढ़नी पड़ रही है, या मुझे ये चीज़ की ज़रूरत पेश आ रही है, उसकी वजह क्या है। जब तो आप किसी भी चीज़ के कॉज को नहीं समझेंगे ना, कि भाई रूट कॉज ऐसा है क्या जिसकी वजह से पढ़ना पड़ रहा है, तो आपका ना तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा, कभी भी इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई क्यों पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ। तो इंटरेस्ट के लिए आपको पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ चीज़, अगर एक चीज़ पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ। ठीक है। और दूसरा, फ़ायदा क्या होगा मुझे पढ़ने से, मतलब मैं अगर ये पढ़ लूँगा यूज़ मेमो, तो मैं मेरे में कोई डिफरेंस आ रहा है मेरी नॉलेज में, या मेरे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में प्रीवियस और नेक्स्ट के मुकाबले में कोई डिफरेंस आ रहा है, या पढ़ने से पहले भी जो मेरी नॉलेज थी वो वैसे ही है और बाद में भी वैसा ही है, मैं किस स्टेज पे खड़ा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ को जब पढ़ लो नई चीज़ को, तो इस तरीके से उसको अप्रोच करें कि पहली चीज़ ये देखें भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं इतना दिमाग लगा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ मैं, मुझे ऐसे क्या रीज़न है पढ़ने के पीछे, इसकी मुझे क्या हेल्प करेगा, ये क्या हेल्प आउट करेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यूज़ मेमो पे बाद में जाते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि ऐसे क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मुझे यूज़ मेमो को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ मैं, जो आप यूज़ करते हुए आ रहे हैं बहुत दफ़ा, काउंटर प्लस माइनस। ठीक है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल। सबसे पहले मैं यहाँ पे आया, काउंटर एक कंपोनेंट बनाया, अच्छा सॉरी काउंटर नहीं होगा, कंपोनेंट्स। अच्छा, आपने मुझे क्या करना है, थोड़ा बहुत वी एस कोड भी देखें, मुझे एक फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर मुझे उसी नेम से फ़ाइल बनानी है। तो आप क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे, फिर एक फ़ाइल बनाएंगे उसके अंदर जाके। इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी है, कैसे आप डायरेक्टली यहाँ से आके एक फ़ाइल बनाएं। ठीक है। जो आपने नाम रखना है, जैसे मुझे रखना है नाम काउंटर और फिर स्लैश, और जब मैंने स्लैश लगा दिया ना, इसका मतलब जो प्रीवियस वाला है ये फ़ोल्डर का नाम हो गया। इसके अंदर जो फाइल बनानी है काउंटर डॉट जी एस एक्स। ठीक है, फोल्डर और फाइल एक साथ बन गई। स्निपेट लगाया यहाँ पे। ठीक है, कॉपी सेव किया, यहाँ पे आगे H1 के जगह पे मैंने क्या कर दिया, इसको सिंपल इंपोर्ट किया ऊपर से। तो इस क्लास में थे तो शॉर्टकट वगैरह बताया था मैंने सारे, देख लेना ये। अब हमें कुछ इसकी केयर नहीं है कि क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या से क्या आ रहा है, ये पूरा हम एक स्निपेट से तो लिखते हैं सब। ठीक है, तो इसको ज़रा देख लेना, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, तो स्टार्ट से देखना, स्किप नहीं करना कोई। तो काउंटर आ गया। ठीक है, एक छोटा जल्दी से एक काउंटर बनाता है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, एक H1 रख देते हैं भाई, काउंटर ऐप। ठीक है, काउंटर में क्या होता है भाई, हमारे पास एक डिव होता है। ठीक है, जो लेट से इसको हमें क्लास दे देते हैं, यहाँ पे स्क्रीन, यहाँ हमारा ज़ीरो होगा। ठीक है, देन यहाँ पे बटन होंगे प्लस और माइनस के। सही है, सेव करा मैंने, सिंपल इस तरीके से यहाँ पे एक आ गया। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब वही सिंपल बटन के ऊपर हमारे पास दो स्टेट होगी जो मैनेज कर रहे होंगे हम, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक स्टेट ली, कॉन्स्ट यूज स्टेट, और हमारा ये ज़ीरो हो गया यहाँ पे। ठीक है, काउंट कॉमा सेट काउंट, और यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा हमारे पास, अब इसको याद होना चाहिए आपको, पूरा प्रोसेस काउंटर का याद होना चाहिए, रट्टा आप बिल्कुल आपके दिमाग में ना ये बस जाना चाहिए, इतना तो बना चुके हैं हम यहाँ पे। मैं अलग से फंक्शन नहीं बना रहा, डायरेक्टली यहीं पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्लिक पे क्या करना पड़ेगा, सेट काउंट को मैं कह रहा हूँ भाई क्या करो, काउंट प्लस वन। ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना यहाँ पे, या नहीं कर सकते। और यहाँ पे सेट काउंट को काउंट माइनस वन, बस ये बन गया आपका काउंटर। ठीक है, चेक करते हैं ये बटन कहाँ गया भाई। अच्छा, सही है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है। अच्छा, बटन क्लिक होता हुआ दिख रहा है ना आपको, ये क्लिक हो रहा है इसका मतलब। ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना है मुझे,
क्या मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई ये ठीक है, प्लस पे प्लस हो रहा है, माइनस में माइनस हो रहा है, मैं इसमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई मेरी कि भाई अब मुझे इसके साथ साथ ये भी बताओ कि ये नंबर ऑड है या इवन है। मतलब लेट से फर्स्ट टाइम में ज़ीरो है तो यहाँ पे लिखा हुआ, अगर ज़ीरो इवन होता है ऑड होता है तो यहाँ इवन लिखा हुआ आ जाना चाहिए। मैंने प्लस किया 1 तो ये ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, इस तरीके से जो नंबर इवन या ऑड यही मुझे दिखाना है। कैसे दिखाएंगे भाई, कोई मसला नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे आके एक सिंपल एक फंक्शन बनाएं, कॉन्स्ट इज़ इवन। एक सिंपल मैंने फंक्शन बनाया यहाँ पे, ये करेगा क्या सिंपल यहाँ पे यहाँ मेरे पास काउंट की स्टेट आएगी, ठीक है, मतलब ये जो काउंट आ रहा है ये स्टेट यहाँ पे आ रही होगी। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे कि भाई अगर काउंट इवन कैसे निकालोगे आप, परसेंटेज लगा के, कि अगर मैं काउंट को डिवाइड बाई 2 करूँ और उसका आंसर अगर 0 आया तो इसका मतलब नंबर क्या हुआ है, इवन हुआ है, ठीक है, वरना ऑड हुआ है। अब मुझे एक स्टेट लेनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे ज़्यादा स्टोर करवाना पड़ेगा, तो मैं एक स्टेट लेता हूँ, यूज़ स्टेट, ठीक है। इनिशियल जो मेरा नंबर होगा 0 होगा तो वो इवन होगा, इस नम इवन सेट इवन। मैं कहा भाई इनिशियल इस नम इवन होगा, हाँ होगा, सही है। एक काम करते हैं, हमें स्टेट की नीड ही नहीं है, हम क्यों एक एक्स्ट्रा स्टेट लें। ये काउंट है ना, इसी से खेलता हैं। क्या अगर मैंने काउंट को डिवाइड बाई 2 किया, अगर 0 आ रहा है इसका मतलब नंबर इवन है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू, वरना क्या करो, या हम एल्स नहीं बनाया, अगर रिटर्न कर दो फॉल्स। वरना आ रहा है कोड, ये क्या किया मैंने, सिंपल मैंने कहा अगर काउंट 2 है, अगर डिवाइड बाई 2 करूँ आंसर 0 है, इसका मतलब इवन है, तो मैंने रिटर्न करवा दिया ट्रू। तो इस इवन में क्या पड़ा हुआ होगा, ट्रू। अगर मैं जिस इवन को कॉल करूँगा फंक्शन को तो इसके अंदर क्या मिलेगा, मुझे ट्रू मिलेगा अगर इवन अगर होगा तो, वरना अदरवाइज़ क्या मिलेगा, ये इफ़ चलेगा ही नहीं, डायरेक्ट फॉल्स मिलेगा मुझे। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं सिंपल यहाँ आता हूँ, लेट से मुझे यहीं इसके बराबर में दिखाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा आके कि भाई अच्छा यहाँ पे इसको एक और डिव बना देते हैं यहाँ पे इसके नीचे ना, मैं बोलूँगा कि भाई अगर इज़ इवन कॉल करूँगा, फंक्शन है ना, कॉल कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा अगर इज़ इवन को मैंने कॉल किया तो मुझे कुछ रिटर्न करेगा वो। मैंने कहा कि अगर इज़ इवन को मैंने कॉल किया और अगर ये ट्रू है तो यहाँ क्या दिखाओ, नंबर इवन है, वरना क्या दिखा दो, ऑड है। वरना आया कोड, रेहान चेक करते हैं भाई, लोड किया, अच्छा नहीं ये तो गलत आ रहा है, एक सेकेंड। काउंट को अगर डिवाइड बाई 2 किया, आंसर अगर 0 आ रहा है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। कॉल किया, अगर ये ट्रू है इवन आ रहा है, ये क्यों आ रहा है भाई, नहीं 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 भाई ये तो कुछ और ही है। इस इवेंट को मैंने कॉल किया, अगर इस इवेंट ट्रू है, इस इवेंट ट्रू नहीं आ रहा, वाई, अच्छा यहाँ भिजवाऊँगा ना भाई, काउंट चाहिए ना यहाँ पे मुझे, सही है, पहले भिजवाने को तो पड़ेगा आर्गुमेंट मुझे, इवन और इवन और इवन और, ठीक है, तो ये प्रॉपर चल रहा है। अब हम सपोज़ करते हैं कि ये जो, अब देखें ये एक ऑपरेशन हो रहा है ना पूरा, इवन नंबर निकालना और नंबर निकालने कैलकुलेशन हो रही है ना एक। हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये कोई हैवी ऑपरेशन हो रहा है बहुत, ये क्या हो रहा है, कोई हैवी ऑपरेशन हो रहा है जिसमें बहुत टाइम लग रहा है हमारे, अभी तो खैर इसमें तो कोई टाइम नहीं लग रहा, लेकिन हम एक सपोज़ करते हैं कि इसमें टाइम लग रहा है।
अब ये ऑपरेशन लेट से आपके पास रियल सिनेरियो के अंदर कोई बहुत समझे कि आप इस क्लिक के ऊपर कोई बहुत लाखों करोड़ों कस्टमर का डेटा फैच करके ला रहा है, एक टाइम लेगा ना ये टास्क आपका, तो आप इससे सपोज करें अभी ज़रा मेरे पास ऐसे कोई है नहीं कि मैं मतलब मैं कोई मेरे पास इतने कोई डीबी से मैं डेटा ला रहा हूँ या कुछ इस तरह कर रहा हूँ तो मुझे कोई टाइम लगे, क्योंकि अभी तो बस स्टेट चेंज हो रही टक टक तो फटाफट हो रहा है काम। अब हम ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि जिसमें कोई टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, और वो आपका यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो सकता है कि आपके सर्च के ऊपर लाखों वीडियोज़ आ रही हैं फैच होके, या कोई बहुत बड़ा डेटा बेस डेटा नादरा का डेटा हो गया जैसे डेटा बेस डेटा फैच होके आ रहा है। तो हम इस तरह के लिए क्या करते हैं, हम एक सिंपल यहाँ लगाते हैं वाइल का लूप, जो लूप पढ़ा जावास्क्रिप्ट में। तो लेट मैंने कह दिया आई इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। वाइल मैंने कहा कब तक चलो, अब तक आई लेस देन या इक्वल टू हो जाए, ठीक है। कितना चलाया इसको मैंने, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इतने टाइम चलेगा ये, ठीक है। और मैंने कहा क्या करो, आई के अंदर हर दफ़ा प्लस इक्वल टू 1 करते रहो ताकि इंक्रीमेंट होता रहे वो। अब जब ये सारा काम हो, अच्छा अब ये जो कोड है क्या सिंक्रोनस चलेगा, एसिंक्रोनस चलेगा? एसिंक्रोनस क्या होता है? एसिंक्रोनस हमें करना पड़ता है, तो ये क्या खुद ही हो रहा है? ये हम कर रहे हैं ना, करवा रहे हैं ना, इसलिए एसिंक्रोनस है। सिंक्रोनस तो हमें एसिंक्रोनस हमें करवाना पड़ता है, सिंक्रोनस ऑलरेडी होता है उसमें, एसिंक्रोनस हमें करवाना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सिंक्रोनस भी करवाना पड़ता है, ये खुद थोड़ी होगा, मैं करवा रहा हूँ ना इसको भी। तो सिंक्रोनस वो होता है जो लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। तो ये कोड क्या चलेगा, सिंक्रोनस। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं इस टास्क में टाइम दिला सकूँ। अब देखिए होगा क्या, जैसे ही जब इन कॉल हो रहे हैं नीचे, सही है, ये यहाँ से रीड करना शुरू करेगा, जब ही यहाँ पे आएगा ना ये इस लूप में ही फंस जाएगा, ये 1 करोड़ टाइम्स चलाएगा, तब तक ये लूप चल रहा होगा, क्या नीचे आएगा मेरा कोड? नहीं आएगा। तो इसलिए टाइम लगेगा मुझे अपडेट करने में इसको, क्योंकि मुझे एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना था, ठीक है। अच्छा अब चेक करते हैं, रिलोड किया मैंने 0। अच्छा ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ज़्यादा मत कर देना वरना ब्राउज़र क्रैश हो जाएगा। अब देखें प्लस किया, थोड़ा डिले आया, देखिएगा मैंने प्लस दबा दिया लेकिन अपडेट नहीं हुआ, अब हुआ है, टाइम ले रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। अब हमें इससे क्या लग रहा है कि हाँ वाकई एक थोड़ा प्रोसेसिंग टास्क हुआ, एक हैवी ऑपरेशन हुआ, देन उसका आउटपुट आया, बट इट्स टोटली फाइन। इसमें कोई मतलब कोई इसमें कोई वो नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि भाई प्रोसेसर टाइम ले रहा है जब भी तो आउटपुट देगा आपको। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक कोई मसला नहीं है, अगर टाइम लग रहा है तो भाई लगना चाहिए, इतना हैवी ऑपरेशन आप करवा रहे हो, टाइम लगेगा। अब इस दौरान हम कोई लोडर वोडर दिखा सकते हैं उसको, कोई इस टाइप की चीज़ दिखा सकते हैं, ठीक है, ये मसला नहीं है। अब से सपोज कर लेता हूँ मेरे पास इसी के नीचे ना यहाँ पे ठीक है। अब हम एक सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ना जैसे लाइट और डार्क मोड का टॉगल होता है, एक वो है सिंपल, मुझे एप्लीकेशन में लाइट मोड डार्क मोड करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी टॉगल बना सकते हैं, तो ज़रा वो टॉगल बनाते हैं। कॉन्स्ट टॉगल के लिए मुझे डिफरेंट स्टेट चाहिए होगी, क्योंकि एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, काउंट से कोई ताल्लुक है इसका नहीं है, डिफरेंट चीज़, तो डिफरेंट स्टेट चाहिए। इनिशियली यहाँ पे हम आते हैं इस डार्क मोड, इनिशियली मैंने कहा डार्क मोड नहीं होगा, लाइट मोड होगा, ठीक है, कॉमा सेट इस डार्क मोड, सही है। अब यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं, ठीक है, उससे बिल्कुल डिफरेंट, या एक काम करते हैं, एक बिल्कुल और ज़्यादा डिफरेंट करने के लिए H1 दे देते हैं, चूज़ योर प्रेफरेंसेस, ठीक है, चूज़ योर प्रेफरेंस। और यहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं, इस बटन का मैं क्या देता हूँ, इस बटन का नाम ही हमको इस तरीके से लाइट मोड डार्क मोड करते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा,
लाइट होगा, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर इस डार्क मोड ट्रू है, ठीक है, तो इसका नाम क्या रख दो। अच्छा, अगर डार्क मोड ट्रू होगा तो हम क्लिक करके लाइट करेंगे उसको, तो अगर इसका नाम क्या रख दो यहाँ पे लाइट मोड, ठीक है। अदरवाइज़ क्या कर दो, डार्क मोड, ठीक है, क्लियर है। सेव करते हैं। अच्छा, बटन कहाँ गया, ये आ गया डार्क मोड, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लाइट मोड इनेबल है, तो क्लिक करने में डार्क मोड आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर इवेंट लगाता है। सिंपल क्या करेंगे, ऑन क्लिक के ऊपर क्या करूँगा मैं भाई, वहाँ पे क्या लिखा होगा? क्लास कहाँ से आ गई, सेट इज़ डार्क मोड जो है मेरा, और आपने उसके अंदर क्या क्या करूँगा, नाम लिखा हुआ था? ये कि भाई इस डार्क मोड जो पड़ा है उसको इन्वर्ट कर दो, ऐसे ही करते हैं ना भाई हम, या भूल गए नहीं नहीं, भाई, बता दूँ, देख लो। ऊपर वहाँ से ऊपर वहाँ पे जो लिखा हुआ था ना, ऊपर टॉप पे, रिलोड किया मैंने, डार्क मोड है, लाइट, डार्क लाइट, सही है। अच्छा खैर, अरे सही है। अच्छा, अब ज़रा चेक करते हैं इसको, तो ज़रा देखते हैं हमारा काउंटर प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। प्लस टाइम लिया, हो गया, टाइम लिया, हो गया, ठीक है, ये तो वर्क कर रहा है। और अब ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है ये इस पूरे पार्ट से एसोसिएटेड है, ये इसका टास्क है ना भाई, इसी की चीज़, इसी से रिलेटेड चाहिए, तो इसीलिए इसको होना भी इस तरीके से चाहिए। अब डार्क मोड लाइट मोड को देखते हैं, लाइट और ये क्यों हो रहा है, ये टाइम ले रहा है ना, ये भी टाइम ले रहा है। इसको टाइम लेना चाहिए नहीं, नहीं, क्योंकि भाई ये इसका ताल्लुक ही नहीं है इस काम से, ये डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है, तो ये क्यों टाइम ले रहा है। यहाँ आती है ये परफॉर्मेंस इशूज़, ये आपकी एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस इशूज़ हैं। अब ज़रा समझें हो क्या रहा है। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एक कंसोल, आई एम काउंटर, ठीक है, रिलोड किया कंसोल, ज़रा देखते हैं, रिलोड किया, देखा फर्स्ट टाइम कंपोनेंट अंडर हुआ, तो ज़ाहिर है सब चलेगा, तो ये आ गया काउंटर। रिलोड किया मैंने इस प्लस के ऊपर, इस प्लस पे क्या होगा, स्टेट अपडेट होगी, स्टेट अपडेट होगी तो कंपोनेंट री रेंडर होगा। अब जब कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है ना, तो सारा कोड दोबारा चल रहा है, तो ये इज इविंग का फंक्शन भी दोबारा से कॉल होगा। समझ में आ रही है बात। प्लस किया, अच्छा होना भी चाहिए भाई, क्योंकि जब तो बताया कि रिजल्ट अपडेटेड रिजल्ट इवन है या ऑड है। भाई प्लस किया, ये 0 से 1 हुआ है, तो मुझे ये भी तो बताना है कि ये 1 ऑड है इवन है, तो इसलिए इज इवन को दोबारा कॉल करवाना है, ज़रूरत है मेरी करवाना उसको कॉल। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए कंपोनेंट दोबारा रेंडर हुआ, फिर क्लिक किया, देन अगेन री रेंडर। अब आते हैं डार्क मोड पे। अब इसको देखना ये क्यों मसला कर रहा है, क्या हो रहा है भाई, इसके क्लिक पे भी तो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। अब जब कंपोनेंट रेंडर होगा तो ज़ाहिर है सब कोड दोबारा चलेगा, तो इज इवन भी दोबारा चलेगा। लेकिन क्या मुझे इसके क्लिक पे इज इवन चलाना है, चलना चाहिए उसूलन, नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भाई इज इवन का काम ही नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ इस चीज़ से है, इस पर क्यों चल रही है। और अब आप इस तरह सपोज करें तो थोड़ा दिमाग में सोचना, लेट्स से अगर कोई एक ऐसा टास्क है जिसमें कोई आप बहुत लाखों करोड़ों कस्टमर का डेटा फैच कर रहे हैं, और उस पूरे कंपोनेंट में कहीं भी स्टेट और चेंज हो रही है किसी भी चीज़ के लिहाज से, कोई थीम में अपडेट हो रही है, कोई और दूसरा काम हो रहा है, तो हर चीज़ स्लो हो जाएगी इस तरीके से, तो आपकी एप्लीकेशन तबाह हो जाएगी, एप्लीकेशन तो आपकी तो। अब इस चीज़ से टैकल करने के लिए हमारे पास आता है यूज़ मेमो। कैसे देखें, यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक, इनमें डिफरेंस क्या है। बेसिकली ये दोनों हुक्स यूज़ किए जाते हैं मेमोराइज़ करने के लिए, कैश करने के लिए, या आसान अल्फाजों में प्रिजर्व करने के लिए। यूज़ मेमो प्रिजर्व करता है फंक्शन की वैल्यू को, फंक्शन की जो वैल्यू उसको प्रिजर्व करता है, जबकि यूज़ कॉल बैक प्रिजर्व करता है इटसेल्फ फंक्शन को, ठीक है। अब यूज़ मेमो को देखते हैं ज़रा। ये मेरा ये मेरा इज इवन फंक्शन, जिसको मुझे अच्छा मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई ये इज इवन का फंक्शन कॉल हर स्टेट चेंज पे कॉल ना हो, सिर्फ कब कॉल हो, जब सिर्फ इस काउंट में चेंज आए जब कॉल हो, ऐसा ही है। बाकी और किसी भी स्टेट चेंज पे कंपोनेंट तो अपडेट होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, इसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन इज इवन दोबारा ना चले, मैं चाह रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से आके एक इंपोर्ट करेंगे, इसका नाम है यूज़ मेमो।
ठीक है, याद रहे मेमो नहीं है ये यूज़ मेमो हो गया। यूज़ मेमो लास्ट टाइम हमने मेमो करवाया था। मेमो करवाया था, ये यूज़ मेमो है। सिंपल हम क्या करेंगे, यूज़ मेमो का हमारा जो फंक्शन है यूज़ मेमो के अंदर उसको रैप कर देंगे पूरे फंक्शन को। ठीक है, जैसे यूज़ इफेक्ट आपका एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ऐसे ही ये भी एक कॉल बैक फंक्शन और ये क्या लेता है, डिपेंडेंसी एरे। अब अगर मैं एम्प्टी पास करूँगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगा। तो क्या मुझे ऐसा करना है? हाँ, नहीं, नहीं करना, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम तो ऑलरेडी चलता ही है ना। उसके बाद एक दफ़ा चलेगा फर्स्ट टाइम सिर्फ बस। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि काउंट मेरा तो बार बार अपडेट हो रहा है। देखिए अगर मैं इसको करता हूँ ना ऐसे करके, और ये फिर इस जब इसको फंक्शन कॉल करते हैं ना तो एक वैल्यू बन जाती है, तो फिर आप इसको एज ए फंक्शन की तरह कॉल नहीं करेंगे। एक काम करो, फिर हम काउंट को डायरेक्टली स्टेट में पास कर देते हैं अंदर। ठीक है, अब ज़रा चेक करें, लोड किया है मैंने। अच्छा ये इतना स्लो कैसे हो गया भाई? अच्छा ये देखें क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है सिर्फ, ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। दोबारा देखें, ये लोड किया इवन, बस फर्स्ट टाइम चला है। तो क्या मुझे ऐसा करना है? मुझे तो हर दफ़ा चलाना है इसको। तो मुझे कब कब चलाना है? जब जब मेरे काउंट में वैल्यू चेंज है। ऐसे ही करते थे यूज इफेक्ट के अंदर भी, यूज इफेक्ट का थर्ड केस, बस अपनी मर्जी और से। किसी पे ना आया बस। अब देखें, ये लोड किया मैंने, टाइम लग रहा है, कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, लेकिन कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रही। क्यों? कि अब इस इवेंट को मैंने इस पर डिपेंडेंट कर दिया। तो ये होती है परफॉर्मेंस की चीज़ें। ये बज़ाहिर आपको देखने में कोई मसला नहीं लग रहा, लेकिन देखिए जब हमने इनर देखा तो कितनी तबाही मच रही थी एप्लीकेशन में हमारी। क्लियर हुआ? ये प्रॉब्लम है इसमें। तो ये हमारे पास यूज़ मेमो का ये काम होता है कि मैंने किया क्या बेसिकली, मैंने इस इवेंट फंक्शन को मेमोइज कर दिया, इसको मैंने प्रिजर्व कर दिया कि भाई तुम सिर्फ जब कॉल होगे जब काउंट में चेंज होगा, अदरवाइज कोई भी स्टेट चेंज होती है ना कंपोनेंट के अंदर तो मैं कॉल नहीं होगा। भाई ये सेरिफ से लेके मेल ज़रूर करना वहाँ पे, सही है। ऐसे हम मेरे ख्याल से ये वाली कंपनी यार, कंपनी का नाम भी बोल रहा है इसमें। अच्छा वो जो आप बता रहे थे यार CV भेजे, HR फ़ोन हाँ कर तुम तो लेते। अप्लाई कर सकते हो, तो माशाल्लाह इसके हैंड्स ऑन है चीज़ों पर। वो इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये वाली है केक लिस्ट प्रो। टेक टॉक, यहाँ पे ये करीब है, अप्लाई कर सकते हो। सही है ना। मिस सेरिफ से ज़रूर लेना। एक ये हाँ एक ये और एक वो जो एक दो दिन पहले आया था ना, वो ओवेस स्टूडेंट जो आया था मेरा पुराना स्टूडेंट, ओवेस वार्ड से, बस वो जो एक दो दिन फ्राइडे को आया था आई थिंक, यहाँ सोफे बैठा हाँ, वाला, वो उसको मैंने कहा, वो भी मतलब उसकी भी चीज़ें वगैरह सारी अच्छी हैं काफ़ी। वो कह रहा है जो है रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन नहीं तो वो तो हो जाता है एक दो दिन में, आप अप्लाई तो एटलीस्ट ट्राई तो करके आओ। सही है, तो करना था ना भाई जी। देखो मुझसे क्या लग होता है, वो जो अहमद का एक स्टूडेंट, मैंने उसको अरीना से मुझे फ़ोन आया कि यार टीचर चाहिए लेफ्टेक के पढ़ाने के लिए, अच्छा मैंने भेज दिया। तो हो गया। वो क्या गया, उसे 3 महीने पढ़ाए, 1,05,000 दे दी, और क्या लेगा। नहीं इंटरव्यूज़ तो आप लाजमी दो, आप लाजमी तो है। सीखते हो उसमें, अगर नहीं हुआ तो मसला थोड़ी, आप सीखोगे, एक्सपीरियंस होगा। ठीक है जी, तो क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? तो ये होता है यूज़ मेमो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कस्टम हुक्स। ठीक है, हम कस्टम हुक्स किस तरीके से बना सकते हैं, वही यूज़ मेमो भी जो है वो बेसिक है या एडवांस? ये सब एडवांस हुक्स पढ़ लें हम। यूज़ रिड्यूसर, मेमो, यूज़ कॉल बैक, यूज़ मेमो, ये सारे एडवांस हुक्स में आता है। ठीक है, तो अब हम कस्टम हुक्स पे जा रहे हैं। ठीक है, कस्टम हुक्स के देखें बहुत सारे फ़ायदे हैं। बेसिकली फ़ायदे क्या हैं, आप लॉजिक को रीयूज़ कर सकते हो अपनी।
आप क्या कर सकते हो, अपनी लॉजिक को रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेट से मैं इसी में आके थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ या नहीं बना लूँ, एक काउंटर 2 बनाता हूँ। ठीक है, मैं काउंटर की एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ बार बार क्योंकि आपको काउंटर मतलब काफ़ी बना चुके हो, तो उससे आपको टॉपिक समझाना थोड़ा सा ईजी रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, काउंटर 2, counter2.jsx। ठीक है, ये हमने अपनी स्निपेट लगाई, कॉपी, इसको बंद कर देते हैं, ऐप के अंदर आके इसको कमेंट कर देते हैं। काउंटर 2 सही है, सिंपल। काउंटर पर सिंपल डिज़ाइन करते हैं। देखिए, अगर आप एक काउंटर बना रहे हैं, आप कैसे बनाएंगे भाई काउंटर? आप बोलेंगे भाई सिंपल, एक मैं स्टेट ले लेता हूँ, ठीक है, जिसका नाम होगा लेट से 0, और ये क्या होगा यहाँ पे, काउंटर कॉमा सेट काउंटर। ठीक है, सही है। यहाँ आपका वो एक डिव होगा सिंपल, जिसके अंदर आप एक काउंटर ऐप कर लें। ठीक है, एक डिव होगा आपका जहाँ पे आपके बटन वगैरह आ रहे होंगे, मैं इसको यहाँ पे काउंट कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, काउंटर, एक बटन होगा आपका प्लस का, एक होगा आपका माइनस का। इसके सॉरी इसके क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल हो रहा होगा इंक्रीमेंट का। ठीक है, और इसके क्लिक के ऊपर क्या हो रहा होगा, डिक्रीमेंट। ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसको मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब क्या आप करेंगे भाई, यहाँ पे आके दो फंक्शन बना लेंगे, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू, ये हो गया कॉन्स्ट डिक्रीमेंट, ये हो गया। इंक्रीमेंट क्या कर रहा होगा भाई, सेट काउंटर, काउंटर के अंदर +1 कर रहा होगा, और आपका डिक्रीमेंट कोई इम्पोर्टेंट कॉल तो उठा लो। ठीक है, चेक करते हैं जी, परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब देखें, कस्टम हुक जो है ना, कस्टम हुक बेसिकली उसका जो यूज़ है वो क्या है, रीयूज़ लॉजिक। आपकी जो लॉजिक है ना, उसको आप रीयूज़ कर सकें, मतलब रिपीटेशन को अवॉइड करना है आपको, कोड रीयूजेबिलिटी को फोकस करना है, कोड रिडंडेंसी को अवॉइड करना है, डुप्लीकेशन जो है ना उसको अवॉइड करना है। आपको बताते हैं एक प्रिंसिपल होता है ड्राई प्रिंसिपल। क्या मतलब होता है इसका, डोंट रिपीट योर सेल्फ। प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्रिंसिपल होता है, इसका नाम होता है ड्राई प्रिंसिपल। आपको बताता है कि भाई टू मेक योर कोड ड्राई, इसका मतलब ये होता है अपने कोड को खुशक कर दो। इसका मतलब होता है मेक योर कोड ड्राई का मतलब डोंट रिपीट योर सेल्फ, अपने आप को रिपीट नहीं करो। देखें यहाँ मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, क्या रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये सेट काउंटर में 2 दफ़ा है यहाँ पे, सही है। तो ये चले काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी हो गई है, हम एक फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, काउंटर बहुत ज़्यादा बना लिया हमने, आप लोग बोर हो होंगे। एक फॉर्म बनाता है, फॉर्म में क्या 3 फील्ड होंगी हमारे पास, नेम, सॉरी, ठीक है, एक क्या होगी, ईमेल होगी, एक पासवर्ड होगी, और एक और बनाते हैं जिस जेंडर। ठीक है, सही है भाई। इनिशियली सब क्या होंगे, ये एम्प्टी होंगे। ठीक है, सिंपल। आगे एक H1 लिखते हैं यहाँ पे, फॉर्म बायो
डाटा फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, सिंपल एक डिव होगा जिसको हम एक क्लास देते हैं यहाँ पे यूज़र नेम। ठीक है, इसके अंदर सिंपल क्या होगा, हम एक बनाएंगे लेबल जिसका नाम होगा यूज़र नेम, और यहाँ पे यूज़र नेम। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक इनपुट होगा जिसकी टाइप क्या होगी, टेक्स्ट होगी। ठीक है, इसका नेम आईडी फाइल ऐसे छोड़ देते हैं, प्लेस होल्डर यहाँ रख देते हैं, एंटर नेम। सही है, ऐसे ही क्या करते हैं, एक ईमेल पासवर्ड नेम हो गया, यहाँ आते हैं अच्छा ईमेल, इसकी टाइप ईमेल रख देते हैं, एंटर योर ईमेल। पासवर्ड। सही है, कॉपी निकाली एक और, जेंडर इसके हम नॉर्मली रख देते हैं, टेक्स्ट फील्ड रख देते हैं फिलहाल इसको ऐसे। ठीक है भाई, यूज़र टाइप कर लेगा आगे। सही है, चेक करते हैं, ये सिंपल हमारा एक फॉर्म बन गया। ठीक है, इसको स्टाइलिंग का भी हमारा काम नहीं है फिलहाल। ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है, हम लेट से एक बटन वगैरह बना लेंगे कोई। ठीक है, मैं फॉर्म नहीं ले रहा, मैंने इस सिंपल बटन लिया, इसमें मैं एक इस पर सबमिट के लिए एक क्या कर लूँगा, यहाँ पे ऑन क्लिक लगा लूँगा। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक हैंडलर कर दूँगा, कॉपी, और यहाँ पे आके इसको मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट क्लिक हैंडलर। ठीक है, यहाँ पे हम एक कंसोल लगा देते हैं भाई, सिंपल फॉर्म, ताकि चेक करने के लिए फॉर्म सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा। सही है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इनकी वैल्यूज उठानी है। आपको वैल्यू उठाने के लिए आपने सिंपल स्टेट ली है, आप पता है ऑन चेंज से आप यूज स्टेट से वैल्यू इनपुट से आपको उठाना आती है। क्या करेंगे आप सिंपल यहाँ पे इनपुट के ऊपर आएंगे, ऑन चेंज, और यहाँ पे नेम चेंज हैंडलर बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ईमेल पासवर्ड ईमेल चेंज हैंडलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पासवर्ड चेंज हैंडलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे इन सबको डिज़ाइन कर लेंगे, कॉन्स्ट, ये नेम चेंज हैंडलर क्या कर रहा होगा, सेट नेम के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पास कर रहा होगा। ऐसा ही होता है भाई, नेम चेंज हैंडलर हो गया, ईमेल पे आ जाता है, ईमेल चेंज हैंडलर, और ये क्या कर रहा होगा, ऐसे ही रहेगा ये। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेट ईमेल। ठीक है, समझ में आ रहा है, पासवर्ड चेंज हैंडलर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेट और अब क्या है यहाँ पे, क्लियर है। मैं इसलिए इतना स्पीड में कर रहा हूँ, कुछ समझा, मतलब इस तरह हर एक चीज़ को नहीं कर रहा हूँ, कि काम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। ऐसा ही है, बहुत दफ़ा किया हुआ नहीं, बहुत दफ़ा किया हुआ है। अच्छा जी, अब देखें यहाँ जल्दी से, मैंने कुछ भी लिखा, मैंने रैंडम, फॉर्म सबमिट। अच्छा, वैल्यूज़ नहीं उठाई इनकी, कंसोल करा दो, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर। ठीक है, सवारी वैल्यूज़, तो ये हम इस तरीके से देखें। इसके अंदर कोड कितना रिपीट हो रहा है मेरा। सबसे पहले यही क्या मैं करवा कर रहा हूँ, मैंने ऑन चेंज पास किया,
और उस ऑन चेंज पे सिंपल एक फंक्शन कॉल हो रहा है और ये सेट नेम के साथ नेम में सेट नेम से अपडेट हो रहा है। यही सेम चीज़ ईमेल में फ़र्क क्या है, फंक्शन का नाम डिफरेंट है और उसकी स्टेट का अपडेटिंग फंक्शन डिफरेंट है। यही सेम पासवर्ड में भी हो रहा है, जेंडर में भी हो रहा है, कोड रिपीट हो रहा है मेरा, कोड भी टेक्निकली रिपीट हो रहा है और कोड कितना लेंदी हो गया है यहाँ पे, ऐसा ही है। तो अब अगर मुझे इसकी लॉजिक को रीयूज़ करना है, कोड को कम करना है, डुप्लीकेशन को अवॉइड करना है, इसे कहते हैं रीफैक्टरिंग। कोड में रीफैक्टरिंग करनी है मुझे, अपने कोड को रीफैक्टर करना है। इस काम के लिए यहाँ पर होते हैं कस्टम हुक्स। याद रखिए कस्टम हुक्स को अगर आपसे कोई बोले डिफाइन करें, आप एक लाइन में किस तरह डिफाइन करेंगे, कस्टम हुक्स इज़ यूज टू रीयूज़ लॉजिक। अगर मुझे अपनी लॉजिक को रीयूज़ करना है तो मैं कस्टम हुक्स बनाता हूँ। अच्छा पहले देख लें फिर लिख लीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब SRC के अंदर सिंपल आके आप एक फ़ोल्डर बनाएंगे हुक्स का, ठीक है। हुक्स के अंदर आप अपना कोई भी हुक्स बना लें, कोई भी आपका नाम हो सकता है, लेकिन फ़र्क क्या है, देखें ये जो हुक्स है ना, कस्टम हुक हैं लेकिन ये हुक्स हैं। रिएक्ट कहता है आप भले आपके अपने हुक्स हैं, कस्टम हुक्स हैं, लेकिन हैं तो हुक्स। तो आप हुक्स की प्रैक्टिस फॉलो करो। हुक्स की प्रैक्टिस क्या होती है, हुक्स का नाम कहाँ से स्टार्ट होता है, यूज़ से, और कंपोनेंट के टॉप लेवल पे कॉल करते हैं इनको हम जाके। सिंपल यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ पे अब कोई भी आप नाम दें, जैसे मैं यहाँ पे ये फॉर्म से रिलेटेड तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ यूज़ फॉर्म डॉट JS, JSX नहीं JS, क्योंकि इसके अंदर आपको लॉजिक से रिलेटेड काम करना है, आपने स्टाइलिंग नहीं करनी है। कॉन्स्ट, ठीक है, यूज़ फॉर्म इज इक्वल्स टू, सिंपल एक फंक्शन होगा, ये रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि JSX रिटर्न नहीं करेगा, ये कंपोनेंट नहीं है, फंक्शन है। अच्छा हुक्स के अंदर आप स्टेट्स भी यूज़ कर सकते हो, सब कुछ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक स्टेट यूज़ करता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने स्टेट यूज़ करी यहाँ पे, यूज़ स्टेट, तो इनिशियल क्या होगी, एम्प्टी होगी, ठीक है। ये दो चीज़ रिटर्न कर रहा होगा, वैल्यू, सेट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक फंक्शन होगा जिसका नाम होता है कॉन्स्ट हैंडल इनपुट चेंज। एक सिंपल मैंने फंक्शन बनाया जो बेसिकली क्या कर रहा होगा, यहाँ पे मैं एक वैल्यू पास करूँगा, सॉरी नहीं, ये सेट वैल्यू कर रहा होगा किसको, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। या एक काम यूँ भी कर सकते हैं, इस हैंडल चेंज के अंदर ना मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अपडेटेड वैल्यू लोगे आप यहाँ पे, और ये अपडेटेड वैल्यू इसके अंदर पास कर रहा होगा ये, ठीक है। अब यह एक काम करें, इसको भी हम डायनेमिक कर, बेसिकली मुझे क्या करना है, डायनेमिक काम करना है अब, कि मैं हर जगह यूज़ कर सकूँ इसको। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा होगा, मेरे पास एक इनिशियल स्टेट आ रही होगी, कहाँ से, यहाँ से, सही है। जब मैं कॉल करूँगा ना यूज़ फॉर्म, याद रहे ये कंपोनेंट नहीं है जो मैं प्रॉप से गेट करूँगा, कंपोनेंट में प्रॉप्स होता है, ये कंपोनेंट नहीं है, ये सिंपल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। तो पैरामीटर में एक इनिशियल स्टेट लूँगा, जैसे आप यूज़, अब देखो, अब इसको आप यूज़ स्टेट को दिमाग में रख के सोचो, आप वहाँ 0 पास करते थे, समझे, यहाँ वो 0 पास कर रहा है, ये यहाँ पे यूज़ स्टेट की इनिशियल स्टेट बन जाएगा आपके लिए, जो इस वैल्यू में जा रहा होगा, ठीक है। और ये फंक्शन जो आपका क्या कर रहा होगा, आपको रिटर्न कर रहा होगा दो चीज़ें, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा, दो चीज़ उसमें रिटर्न कर रहा होगा, अपना खुद का हुक बनाने जा रहे हैं हम, दो चीज़ें दे रहा होगा आपको। जैसे यूज़ स्टेट आपको क्या देता है, एक वैल्यू देता है, अपडेटेड वैल्यू, और एक आपको फंक्शन देता है स्टेट को अपडेट करने का, हैंडल इनपुट चेंज, क्लियर है। और मैंने क्या बोला इसको यहाँ पे, भाई क्या करो, अच्छा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ फॉर्म, ये मेरा अपना एक डायनेमिक हुक मैंने तैयार कर लिया। अब आप देखिएगा इसका कमाल, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो जावास्क्रिप्ट में स्टेट बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में स्टेट, जावास्क्रिप्ट की फाइल, हाँ स्टेट बन सकती है, पर कोई JSX नहीं लिख सकता यहाँ पे, लिखने को तो वो भी लिख सकता है, क्योंकि JSX तो अब आया है, पहले जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में ही सारा काम होता था, हम JSX की फ़ाइल नहीं बनाते थे, हम .js बनाते थे हर चीज़ के लिए फ़ाइल, अब JSX आया, ठीक है। अच्छा अब जल्दी से यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब देखें ये जो इतने सारे मैंने यूज़ स्टेट लिए हैं यहाँ पे, मुझे क्या है, नीड ही नहीं है, मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा,
मैंने अपना यहाँ हुक बनाया है कॉन्स्ट यूज़ फॉर्म, ठीक है, मेरा अपना हुक है। ये क्या करता है खुद बता रहे हैं, दो चीज़ें ले, एक आपसे एक चीज़ लेता है इनिशियल स्टेट आपकी, ठीक है। तो आ गया आपका ये स्ट्रिंग, और आपको रिटर्न क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट। दो चीज़ें उसमें आ रही हैं, कोई काम है, दो चीज़ें मिलती हैं आपको, सीख रहे हैं आपसे। ठीक है। दो चीज़ें आपको मिलती हैं, क्या मिलती हैं आपको, एक वैल्यू और एक फंक्शन। तो अब यहाँ पे मैं उसको कोई भी नाम दे सकता हूँ उस वैल्यू को, ठीक है। नेम, मैं नाम नेम दे दिया, और एक उसका जो अपडेटेड फंक्शन है उसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। अच्छा एक और चीज़ यहाँ बता दूँ मैं, अच्छा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है, और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर नाम सेम होना चाहिए, ऐसा ही है। तो अगर हम इसको यहाँ पे कर दें एरे डिस्ट्रक्चरिंग, तो हम किसी भी नेम से उठा सकते हैं। ये जावा के कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे, अब सारे रिएक्ट के कॉन्सेप्ट नहीं है ये। तो अब मैं इसको ऐसे भी उठा सकता हूँ, ठीक है। नेम और सेट नेम क्लियर है। अब देखें आप, या एक काम करते हैं, सही है। अच्छा जी, ये हमारा यहाँ पे सिंबल हो गया, यहाँ मैंने इनिशियल स्टेट भिजवा दी, ये हमारा ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, एक सेट नेम का फंक्शन है ये मेरे, ये क्या है बेसिकली यहाँ पे, ये एक काम करो, एक फंक्शन दे रहा है ना ये नेम हमारा आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट ही रखते हैं, ठीक है। और सही है, दो चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल गई हैं। अब यूज़ फॉर्म मैंने यहाँ लिखा, इनिशियल यहाँ पे एम्प्टी स्टेट आ गई यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे कर दिया इसको लेट से वैल्यू के अंदर वैल्यू, ठीक है। पहले मैं आपको एक पे करके दिखाता हूँ ताकि हम वेरीफाई कर लें कि हमारा कस्टमर प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, बाकी सबको हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये सब यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये सब यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अच्छा इनिशियल मैंने क्या रखा है, एम्प्टी स्ट्रिंग रखा, तो यहाँ पे एम्प्टी आएगा नेम के अंदर, नेम चेंज हैंडलर कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा सही है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एम्प्टी आएगा, मैं कुछ लिखूँगा तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि वो एम्प्टी स्ट्रिंग पास हो रहा है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे वैल्यू अपडेट करनी है। अब ये जो हैंडल इनपुट चेंज है ना, बेसिकली क्या है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मेरे पास एक ही फंक्शन है, मुझे अलग अलग फंक्शन मानने की नीड नहीं है, मेरे पास एक ही फंक्शन है हैंडल इनपुट चेंज। इसमें मैं क्या करूँगा, मुझे अपडेट वैल्यू भेजनी है यहाँ पे, अरे ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सही है। समझे। और अगर मैं कंसोल कर दूं इस वैल्यू को, अब इसका फ़ायदा क्या है,
फ़ायदा ये है कि मुझे हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। मेरा एक ही यूज़ फॉर्म का होके मैं उसको हर जगह यूटिलाइज कर सकता हूँ सिंपल इन दो चीज़ों से। स्टेट में लिए सिंपल हर एक की वैल्यू उठाऊँगा और एक फंक्शन बना के रखा हुआ जो सिंपल मुझसे अपडेट वैल्यू लेगा और यहाँ पे रिटर्न कर देगा उस स्टेट के अंदर। बेसिकली अब क्या हुआ, लॉजिक को मैं रीयूज़ कर रहा हूँ, बार बार मैं हर दफ़ा हर एक के लिए मैं अलग अलग स्टेट नहीं ले रहा, मैं अपने उसी यूज़ फॉर्म को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ हर जगह। अब आपका इसमें एक सवाल बहुत लोग कॉमनली पूछते हैं कि भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो स्टेट मैंने यूज़ फॉर्म डायरेक्ट से मैंने यूज़ फॉर्म के लिए एक स्टेट बनाई, अब अगर मैं दोबारा यूज़ फॉर्म कॉल करूँगा दूसरी स्टेट के लिए तो वो तो इसके साथ इस वाली स्टेट तो इस वाली के साथ एसोसिएट हुई हुई है। तो इसमें एक सेंटेंस होता है कि आपके जो कस्टम हुक है ना, ये शेयर कर रहे होते हैं स्टेट फुल लॉजिक, मतलब ये लॉजिक को रीयूज़ करने के लिए है। स्टेट को रीयूज़, मतलब ऐसा नहीं कि इसके अंदर जो स्टेट लिखी हुई यही स्टेट हर जगह घूम रही है, ऐसा नहीं है। जब जब आप यूज़ फॉर्म कॉल करेंगे उस हर यूज़ फॉर्म के लिए ये हर स्टेट अलग अलग बनेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि यूज़ फॉर्म के अंदर जो ये स्टेट है यही हर जगह यूज़ हो रही होगी। जब जब आप यूज़ फॉर्म को कॉल करेंगे हर दफ़ा एक नई स्टेट क्रिएट होगी। क्लियर है? एक दफ़ा बन गई तो उसको दोबारा बनाना पड़ेगा। हर एक के लिए नई स्टेट क्रिएट हो रही होगी आपके पास। क्लियर है? वहाँ पे भी अगर मैं दूसरी स्टेट भी, यहाँ से दूसरी स्टेट भी वहाँ से अगर बनाऊँगा उसको वहाँ पे डालना पड़ेगा, अपडेट करवाना पड़ेगा। सही है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा अभी, जब प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। अभी आप इससे अपना टास्क करो, सिंपल एक काउंटर एप्लीकेशन है उसके अंदर आप काउंटर बनाओ कि आप सिंपल एक ही फंक्शन यूज़ करो, एक स्टेट लो, एक फंक्शन लो, उसी एक फंक्शन से इंक्रीमेंट कराओ, उसी एक फंक्शन डिक्रीमेंट कराओ विद द हेल्प ऑफ कस्टम हुक। ये आपका एक टास्क है छोटा सा, उसको करो ताकि आपका थोड़ा सा इसमें हाथ जो है वो साफ़ हो। थैंक यू।